तुम मेरे हो पार्ट 53। मेहर के ऐसे देखने से कबीर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। चलो पहले खाना खा लो, कबीर वैभव से बोला। वही वैभव की नजरों में मेहर की इज्जत और भी बढ़ गई थी। चलो बोलकर सब लोग बाहर आ गए और खाना खाने लगे। भाई मैं ना आशुतोष के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, सुप्रिया खाने के बाद एक टिफिन लाते हुए बोली। सब उसे देखने लगे, पर सुप्रिया रौनक कुछ बोलने जा रहा था, पर कबीर ने उसे रोकते हुए, ठीक है तुम जाओ, कबीर बोला। हाँ भाई, रूही भाभी भी मेरे साथ जा रही है, सुप्रिया बोली। ठीक है मैं भी जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो, वैभव बोला। तो रूही सुप्रिया दोनों ही उसके साथ चल दी। रौनक, वैभव, रवि और कबीर फिर से अपने काम में लग गए थे। तो वहीं मीनू और देविका को रेस्ट के लिए मेहर उनके रूम में छोड़ आई थी। अब वो बिट्टू के साथ खेल रही थी। दोनों इस समय मेहर के रूम में बैठे थे। तुझे क्या हुआ, तू क्यों मुंह लटका कर बैठा है, रवि रौनक को देखकर बोला। सुप्रिया की चिंता हो रही है, उसे जब सच पता चलेगा तब क्या होगा, रौनक बोला। उसे वही सब पता चलेगा जो हम चाहते हैं, और इस समय अगर हमने उसे रोका ना तो वो हमें ही कसूरवार मानेगी, कबीर रौनक से बोला। हाँ तू सही है, वो अभी कुछ और सोचना ही नहीं चाहती, रौनक बोला। अच्छा मुझे जाना है के कंपनी की मीटिंग भी अटेंड करनी है, विवेक बोला और वहां से चला गया। रवि भी अपने काम में लगा था। जो काम उसके हिस्से का था वो उसे तो कर ही रहा था, पर साथ ही कबीर का काम भी देख रहा था। बस और नहीं, अब मैं तो चला रेस्ट करने, रवि बोला। क्यों, अब 2 घंटे हो गए थे उसे वहां बैठे हुए। ठीक है मैं भी चल रहा हूं, और रौनक को देखकर तू भी रेस्ट कर ले, रात में एक मीटिंग है जो टर्की के क्लाइंट के साथ ऑनलाइन है, तो तू भी आराम कर ले, कबीर बोला और रवि के साथ ही वहां से चला गया। वही रौनक भी अपना काम छोड़कर रूम की तरफ चल दिया था। उसका भी मन नहीं हो रहा था काम करने का। कबीर रूम में आया तो देखा कि मेहर, जो बेड के एकदम किनारे पर बेड की बैक से पीठ लगाए ही सो गई थी, और बिट्टू का सामान वही पड़ा था, पर वो वहां नहीं था। तो कबीर आगे बढ़कर मेहर को डोट बेड पर आराम से लेटाने लगा, पर इसी बीच मेहर की नींद खुल गई और वो कबीर को देखने लगी। आप कब आए, मेहर उठते हुए बोली। जब तुम सो रही थी, कबीर मेहर के पास बैठकर उसके बाल चेहरे के एक तरफ करते हुए बोला। मुझे एक बात करनी है, पहले भी आपसे करना चाह रही थी पर कर नहीं पाई, मेहर धीरे से अपनी नजरें झुकाकर बोली। तो कबीर उसका चेहरे ऊपर करते हुए, जो भी बात करनी से मुझे देख कर करो, कबीर बोला। तो मेहर कबीर की आंखों में देखते हुए, क्या हम सुप्रिया की शादी रोक नहीं सकते, मतबल ये सब जो आज हुआ, वो मेहर बोली। ठीक है ऐसा ही होगा, वैसे भी मैं भी नहीं चाहता आज जो हुआ उसे देखकर, कबीर बोला। तो मेहर की आंखें में चमक आ गई। सच में, मेहर बोली। सच में, कबीर बोला। बस भाभी ये क्या बोल रही है, आप, दरवाजे से आवाज आई। तो कबीर मेहर दोनों एक साथ दरवाजे को देखने लगे। यहाँ पर सुप्रिया खड़ी थी। तुम कब आई, कबीर उठते हुए बोली। बस भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी भाभी की बात मान रहे हैं, सुप्रिया अंदर आते हुए बोली। नहीं सुप्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम बात कर रहे थे, तुमने गलत सुन लिया, कबीर सुप्रिया से बोला। नहीं मैंने गलत नहीं सुना, आप भाभी की बात मान रहे थे, सुप्रिया मेहर को डोट देख कर बोली। वही मेहर सुप्रिया की बात से सहम गई थी। आज वो रोज की तरह नहीं लग रही थी, कुछ तो अलग था उसमें। भाई आप भी भाभी की बातों में आ गए, पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। बस ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है जो आज है कल चली जाएगी, पर आपने तो उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश भी नहीं की और उससे दूरी बना ली, सुप्रिया कबीर को देखकर बोली। बस सुप्रिया बहुत हुआ, मेहर को डोट तुम्हारी चिंता है इसलिए ही उसने कहा। और किसके बारे में बात कर रही हो, मैंने तो उसी दिन चाची चाचा जी से कहा था कि मुझे आशुतोष सही नहीं लगा, पर मेरी किसी ने नहीं मानी, तुम्हारे सामने ही कहा था ना बोलो,
कबीर बोला तो सुप्रिया उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर सुप्रिया, आज क्यों तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? कबीर सुप्रिया के कंधे पकड़कर बोला, पर भाई वो निर्दोष है। सुप्रिया ने आस भरी नजर कबीर को देखकर कहा। तो कबीर उसे देखकर, ठीक है, अगर वो इन सब में शामिल नहीं है तो मैं उसके साथ हूं, पर पहले मुझे सब पता करना होगा और तुम अब किसी से भी इस बात से बहस नहीं करोगी, खासकर रौनक से, वो बहुत परेशान ने। कबीर बोला तो सुप्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और कबीर के सीने से लग गई। सॉरी भाई, मैंने आपको गलत समझा। सुप्रिया बोली, मेरी गुड़िया ठीक है, जाओ आराम करो, वो बोला। सुप्रिया मेहर के पास आकर, सॉरी भाभी, वो पता नहीं गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। सुप्रिया बोली तो मेहर ने भी उसे गले से लगा लिया। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। वही सब लोग अपने कामों में लगे हुए थे। अब आशुतोष का मामला पुलिस देख रही थी। उसके खिलाफ सबूत ही सबूत थे जो कि कबीर के चलते बने थे। पर हाँ, ये सब तभी हो पाया था क्योंकि आशुतोष सच में गलत कामों में लगा था। आलोक सिन्हा को अभी तक होश नहीं आया था और शायद अब होश आएगा भी नहीं। वो इसलिए कि कबीर ने ही उस डॉक्टर को अपनी तरफ कर लिया था। कबीर के कहने पर ही अब आलोक सिन्हा की सांसें जब तक है वो बिस्तर पर ही रहेगा। इधर आशुतोष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो हर किसी से मदद मांग चुका था पर कुछ नहीं हुआ। पार्टी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और अब पुलिस जो कि उसके पीछे पड़ी हुई थी, पर वो हर बार अपनी जगह बदल लेता था। सुप्रिया उसे फोन करती पर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, पर वैभव का कॉल वो जरूर उठाता क्योंकि वो ही था जो कहने को उसके सबसे नजदीक था और वैभव तो कबीर के साथ था। इसी बीच शीतल भी मुंबई आ गई थी। उसे जब पता चला कि उसके पापा की हालत खराब है तो उससे रहा नहीं गया और अपने भाई के बारे में पता चला तो वो और भी परेशान थी क्योंकि उसके लिए उसके भाई पापा सबसे खास थे। पर इस तरह से उनकी सच्चाई देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी गोद में मुश्किल से 2 महीने का बच्चा था। वो एयरपोर्ट से बाहर आई तो सामने ही वैभव उसे दिखा। वैभव शीतल को देख कर दी बोला और उसके गले लग गया। आप अकेली आई है, जीजू नहीं आए? वो बोला, आए हैं ना। शीतल बोली और पीछे देखा। यहाँ पर एक अच्छी कद काठी वाला लड़का बैग उठाए ला रहा था। वैभव जीजू से मिला और दोनों को गाड़ी में बैठने को बोला। वैभव, पापा कैसे है? शीतल बोली, आप खुद ही देख लेना। वैभव गाड़ी चलाते हुए बोला और उसके बाद गाड़ी में शांति छा गई। शीतल आलोक सिन्हा के पास बैठी हुई उनको ही देख रही थी और साथ ही उसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। पापा उठाना, वो बोली, पर आलोक सिन्हा तो जैसे लंबी छुट्टी लेकर सो रहे थे। बाहर वैभव और जीजू बैठे थे। वैभव की गोद में छोटा सा बच्चा था। ये सब कैसे हुआ और अश्विन कहाँ है? जीजू बोले, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और अश्विन कहाँ है, मुझे नहीं पता। मैं तो बस उसकी शादी के लिए आया था और ये सब हो गया। वैभव बोला। हम? जीजू बोले। वैभव अभी भी अपनी गोद में छोटे से बच्चे को ही देख रहा था। भाई कुछ तो करो। आशुतोष तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आपने कहा था ना कि आप मेरी मदद करेंगे। सुप्रिया कबीर से बोली। वही कबीर खाने की टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। मैं भी यही देख रहा हूं कि आखिर वो गया कहाँ? कबीर बोला तो सुप्रिया चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। तभी कबीर का फोन बजा और उसने फोन उठा लिया। क्या क्या कहा तुमने? ठीक है, मैं भी आता हूं, कबीर फोन पर बोला और सुप्रिया को देखकर, चलो आशुतोष का पता चल गया, कबीर बोला तो सुप्रिया उसे देखते हुए, ठीक है मैं अभी आई बोलकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। वही रवि और रौनक ने उसे देखा तो कबीर ने स्माइल पास कर दी। दोनों ने भी स्माइल कर दी। वही देविका और मेहर ये सब देखकर समझने की कोशिश कर रही थी, पर जब कुछ समझ नहीं आया तो सिर झटक कर खाने पर फैक्स कर दिया। रवि तो मीनू को ही खाना खिला रहा था और वो मजे से खा भी रही थी।
हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुप्रिया कबीर से बोली तो वही रौनक भी बोला, हाँ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो यही का पता है कि आशुतोष यहीं पर रुका है, कबीर बोला। तीनों इस समय होटल के सामने खड़े थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ये होटल मुंबई शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में था और लोग भी अजीब से ही लग रहे थे। चले, कबीर बोला तो सुप्रिया ने जल्दी से रौनक की बाह पकड़ ली। चलो, रौनक बोला और तीनों ने चेहरे पर मास्क लगा लिए और अंदर की ओर चला गए। पैसे के चलते जल्दी ही कबीर को पता चल गया कि आशुतोष किस रूम में रुका है, तो तीनों उसी तरफ चले गए। उनके साथ ही एक लड़का था जो कबीर के कहने पर रिसेप्शन वाले ने भेजा था। चारों एक रूम के आगे आकर खड़े हो गए। उस लड़के ने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, कौन है? रूम सर्विस, वो लड़का बोला। तभी रूम का दरवाजा खुला और सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने बाथरोब पहन रखा था। सुप्रिया तो पहले ही ये सब देख उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और अब सामने लड़की को देख वो अपने होश भूल बैठी और आगे आकर उस लड़की को एक तरफ करके अंदर चली गई और अंदर का नजारा देखकर उसके बचे हुए होश भी उड़ गए। बेड पर आशुतोष लेटा हुआ था। कपड़ों के नाम पर अंडरगारमेंट्स ही पहन रखे थे। आशुतोष भी सामने सुप्रिया को देखकर हैरान रह गया था। सुप्रिया कुछ नहीं बोली, वो बस उसे देखती ही रह गई। आंखें बरस रही थी उसकी। सुप्रिया, तुम यहाँ? आशुतोष जल्दी से कपड़े पहनते हुए बोला, पर तब तक कबीर और रौनक भी अंदर आ गए और आशुतोष को सुप्रिया के पास आने से पहले ही उसके आगे आकर खड़े हो गए। आशुतोष जल्दी से कपड़े पहनते हुए बोला, पर तब तक कबीर और रौनक भी अंदर आ गए और आशुतोष को सुप्रिया के पास आने से पहले ही उसके आगे आकर खड़े हो गए। कबीर, रौनक, तुम लोग? आशुतोष हैरान सा बोला, हाँ हम, बस एक बात बता, ये सब क्या है? रौनक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, कुछ नहीं, जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। आशुतोष बोला, रैली, तुमको क्या लगा कि हम पागल हैं? कबीर बोला, देखो मुझे सुप्रिया से बात करनी, पहले उससे बात कर लूं। आशुतोष बोला, नहीं, अब सब बात हमसे होगी, समझा? रौनक बोला। तो आशुतोष दोनों को हटाने की कोशिश करते हुए, सुप्रिया मेरी बात सुनो, ये सब बस नजर का धोखा है। आशुतोष बोलते हुए सुप्रिया के पास आने लगा कि उससे पहले ही रौनक ने उसे पीछे गर्दन से पकड़ लिया। आशुतोष सुप्रिया को हाथ लगाता उससे पहले ही रौनक ने उसे पीछे खींच लिया और एक के बाद एक पंच मारने लगा। आशुतोष इस सब के लिए तैयार नहीं था और उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों उसे ऐसे क्या मार रहे हैं। सुप्रिया तो बस बुत्सी बनी ये सब देख रही थी जैसे वो यहाँ थी ही नहीं। बस करो, क्या किया है मैंने? आशुतोष बोला, अभी भी पूछता है क्या किया? रौनक गुस्से से बोला, ये लड़की और तू इस रूम में क्या कर रहे हो, ये भी अब हमें बताना होगा। रौनक बोला। तभी वो लड़की जो वही खड़ी ये सब देख रही थी वो जाने लगी। रुको, कबीर बोला। वो लड़की रुक गई। कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो लड़की कांपते हुए, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये साला बोला था मुझे यहाँ आने को तो मैं आ गई, मुझे क्या पता साला कोई कांड करके आया है, वो बोली। तो कबीर ने एक नजर सुप्रिया को देखा और फिर उस लड़की को देखकर, जाओ तुम, वो बोला। वही आशुतोष जो अभी तक खुद को बेकसूर साबित कर रहा था, वो हैरान सा, नहीं ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे नहीं बुलाया। आशुतोष बोला। पर तब तक वो लड़की जा चुकी थी और अब कबीर आशुतोष की तरफ बढ़ा और उसे देखते हुए, रौनक पुलिस को फोन कर, वो बोला। तो रौनक ने उसे छोड़ा और पुलिस को फोन कर दिया। एक बार मेरी बात तो सुनो। आशुतोष सुप्रिया के पास आकर बोला। रौनक आगे आने लगा पर कबीर ने उसे वही रुकने का इशारा कर दिया। आशुतोष सुप्रिया का हाथ पकड़कर, ये सब मुझे फंसा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया और आज मैं यहाँ पर भी वकील से ही बात करने आया था, पर ना जाने कब वो लड़की यहाँ आ गई।
आशुतोष बोल रहा था वही सुप्रिया उसे देख रही थी। कुछ तो बोलो, वो बोला, भाई मेरा दम घुट रहा है, चले। सुप्रिया अपने हाथ छुड़ाकर रौनक के पास आकर बोली, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती, मेरी बात सुने बिना शादी होने वाली है हमारी। आशुतोष सुप्रिया का हाथ पकड़कर बोला तो सुप्रिया ने उसे देखा और अगले ही पल वहां एक आवाज गूंजी। ये आवाज थप्पड़ की थी जो सुप्रिया ने आशुतोष को मारा था। आशुतोष हैरान सा उसे ही देख रहा था। कोई शादी नहीं होगी अब, और साथ ही अपने हाथ में पहनी अंगूठी उतारकर आशुतोष की तरफ फेंकते हुए, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूं, वो बोली। आशुतोष अपनी इतनी बेइज्जती देखकर तिलमिला सा गया, पर वो सुप्रिया तक पहुंचता उससे पहले ही कबीर ने उसे अपने पीछे कर लिया और उसी समय पुलिस भी पहुंच गई, साथ ही रिपोर्ट भी, जो अंदर आते ही आशुतोष की फोटो लेने लगे। ये सब क्या है, दूर दूर हटो तुम सब, आशुतोष बोल रहा था और साथ ही पुलिस और रिपोर्टर्स को धक्के दे रहा था, पर उसकी एक ना चली और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सुप्रिया तुम तो मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी, आशुतोष जोर जोर से बोल रहा था और पीछे खड़ी सुप्रिया को देख रहा था, पर वही सुप्रिया ने अपना मुंह फेर लिया उसकी तरफ से। भाई घर चले, सुप्रिया बोली तो रौनक और दोनों ही उसे लेकर चल दिए। पूरे रास्ते कोई किसी से नहीं बोला, पर कबीर और रौनक के चेहरे पर स्माइल थी। कबीर ने गाड़ी एक तरफ रोकी और रौनक को डोट देखकर मैं अभी आया, वो बोला और आंखों से इशारा करा। रौनक ने भी हाँ भर दी और सुप्रिया को देखा जो गुमसुम सी बैठी बाहर सड़क पर भाग रही गाड़ियों को देख रही थी। कबीर वहां से कुछ दूरी पर बने एक कैफे की तरफ चला गया और अंदर आकर उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और एक टेबल पर चला गया। सामने वही लड़की बैठी थी जो अभी कुछ देर पहले अश्विन के रूम में थी। कबीर उसके सामने बैठ गया और उसे देखते हुए, जे रही तुम्हारी मेहनत। कबीर एक पैकेट उस लड़की के सामने रखते हुए बोला। वो लड़की कबीर को देखकर स्माइल करते हुए थैंक यू बोली। तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुमको नहीं, और रही बात तुम्हारे पति के इलाज की तो वो हो गया है, कुछ दिनों में वो अपने पैरों पर चलने लगेगा और अपनी पहली पोजीशन पर काम भी करने लगेगा। कबीर बोला। जी सर, वो बोली। कबीर वहां सा चला गया और वो लड़की भी चली गई। जे सब कबीर का ही किया धरा था। जैसे ही कबीर को आशुतोष उर्फ अश्विन का सच पता चला था, वैसे ही उसने अश्विन का पीछा करवाना शुरू कर दिया था और आज उसी की वजह से कबीर को अश्विन के हर पल की खबर थी। और दूसरा वैभव जो उसे बता देता कि अश्विन कहाँ है और क्या कर रहा है, बस इसी का फायदा उसने उठाया और ये जो भी तमाशा हुआ वो सब कबीर और उसकी गैंग की वजह से ही हुआ। कबीर, रौनक, सुप्रिया जब घर से निकले थे तब दोपहर का समय था, पर अब शाम हो गई थी और शाम अंधेरे की गिरफ्त में चली जा रही थी। देखते ही देखते अंधेरा हो गया था, पर कबीर, रौनक, सुप्रिया अभी तक नहीं आए थे तो मेहर दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाकर देख रही थी। असल में उसने वो खबर देख ली थी जिसमें आशुतोष अश्विन को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था और उसी के पीछे कबीर भी दिख रहा था। मेहर बस इसीलिए घबरा रही थी कि कबीर को सच पता तो नहीं चल गया, ये कैसे हो सकता है। वो बस इसी सब में घबरा रही थी। तभी दरवाजे से रौनक, सुप्रिया अंदर आते हुए दिखे। मेहर उनको देखकर पीछे देखते हुए आगे बढ़ी। सुप्रिया की आंखें लाल हो चुकी थी रोने की वजह से। मेहर ने सुप्रिया को देखा और रौनक को देखने लगी। इसे अंदर ले जाओ, रौनक बोला तो मेहर सिल हिलाकर सुप्रिया को अंदर लेकर चल दी। भाभी मुझे नींद आ रही है, सुप्रिया बेड पर लेटते हुए बोली तो मेहर उसके सिर को सहलाने लगी। कुछ ही देर में सुप्रिया सो गई। मेहर धीरे से उठी और रूम से बाहर आई तो सामने सोफे पर ही सब बैठे हुए मिले। मेहर भी सबके साथ बैठ गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कबीर को देखने की। विवेक, रूही भी आ गए थे और बिटू सो चुका था। वहां पर इतने सारे लोग होने की वजह से भी इतनी शांति थी कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टोक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
तभी रौनक का फोन बजा और उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, दादी ये शादी नहीं होगी। रौनक बोला तो सब उसे ही देखने लगे। वही दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा, हाँ और इस बार सुप्रिया ने ही रिश्ता तोड़ा है। रौनक बोला। कुछ देर बात की और फिर फोन कट कर दिया। सब रौनक को ही देख रहे थे। दादी का फोन था। आज की न्यूज़ देखी उन्होंने और यही कहने को फोन किया कि वो इस रिश्ते के लिए ना कहने वाली है। रौनक सबसे बोला। सबने हाँ में सिर हिला दिया। आप सब खाना खा लो। मेहर जल्दी से उठते हुए बोली और रसोई की तरफ चली गई। देविका रूही भी उससे पीछे चली गई थी। वहां बैठे रवि, रौनक, विवेक और कबीर के चेहरा पर स्माइल आ गई। रात को छत पर रवि बोला, नहीं अभी पूरी जीत नहीं हुई है, उसे बर्बाद करना है बस उसे। कबीर बोला, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अब। रौनक बोला, साथ ही वहां पर सब मुस्कुरा दिया। शीतल अपनी मम्मी के पास बैठी न्यूज़ देख रही थी। वैभव और जीजू भी वही बैठे थे कि अचानक ही वहां हंसने की आवाज आने लगी। सब हैरान रह गए। असल में अश्विन की मम्मी ही हंस रही थी, जो अश्विन को देखकर हंस रही थी। ऐसा ही होता है जब पापों का घड़ा भर जाता है। वो बोली। वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। मम्मी ये क्या कह रही है आप? शीतल बोली, हाँ सही कह रही हूँ। तुमको नहीं पता तेरे बाप और भाई की असलियत। ये इंसान के भेष में शैतान है। वो बोली तो शीतल, जीजू हैरान से उनको देखने लगे। तुमको पता है इन्होंने क्या नहीं किया? मम्मी टीवी की तरफ देखकर बोली, जिस पर अश्विन की ही फोटो थी। चल ये बता के ऐसी भी क्या बिपता आन पड़ी के अश्विन आशुतोष बन गया? मम्मी शीतल से बोली तो वो चुप सी देखने लगी। नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं बताती हूँ। क्यों? तेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, वो भी रेप की। तेरे भाई ने एक मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए उसे मार भी दिया। पर भगवान की मर्जी वो बच गई। जब इस अश्विन को पता चला तो फिर से ये वही सब करना चाहता था, पर इस बार भगवान ने अपना पैंतरा चलाया और ये इस हाल में है। मम्मी बोली जा रही थी। वही शीतल और जीजू मुंह पर हाथ रखे उन्हें ही देख रहा थे। बस ताई अब आप आराम करो, बोलते हुए वैभव उनको रूम में ले गया और दवाई दे दी, जो कि नींद की ही थी। जिस दिन से ये सब शुरू हुआ था उस दिन से ही उनकी तबीयत सही नहीं थी। डॉक्टर ने उनको अच्छी नींद लेने का बोला था तो बस वही दवाई दी थी वैभव ने। शीतल और जीजू अभी भी वहां हॉल में बैठे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। शीतल एक बार को मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर सामने न्यूज़ और अपनी ही मम्मी की बात सुनकर उसे सब कुछ उलझता सा लगा। वैभव, मुझे सच सच बता, आखिर बात क्या है? शीतल वैभव के बाहर आते ही बोली तो वैभव उनको बैठाते हुए, दी ताई जी ने सब सही कहा है। वो बोला, तो क्या इस वजह से तू सबसे दूर हो गया था? तुम्हें पहले से ही पता था सब? शीतल बोली तो वैभव ने सिर नीचे कर लिया। शीतल फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। अब बस एक बात मुझे बता, शीतल बोली तो वैभव उसे देखते हुए, नहीं दी आप नहीं पूछेगी? वो बोला तो शीतल के दिल की धड़कन बढ़ गई। वैभव, वो लड़की कौन है? शीतल रुक रुक कर बोली, कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो गया था। नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा और आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैभव बोला, मैंने कहा वो लड़की कौन है? शीतल बोली तो वैभव ने नजरें फिर नीचे कर ली। वैभव, तेरी चुप्पी मेरा शक यकीन में बदल रही है। शीतल बोली, वही जीजू शीतल को डोट शांत कराने की कोशिश कर रहे था। मेहर, एक धीमी सी आवाज आई, जिसे सुनते ही शीतल वही सोफे पर धम से बैठ गई। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। कबीर बोला। रवि, रौनक, विवेक, कबीर चारों छत पर बैठे हुए पी रहे थे। अरे बस एक पेग और यार, कितने दिनों बाद मेरा दिल बाग बाग हुआ है। विवेक बोला, हाँ रूही भाभी को पता चला ना, वो दिल का बाग उजड़ते देर नहीं लगेगी। रौनक हल्के नशे में बोला तो सब हंसने लगे।
रूही की छोड़, तेरी देविका को पता चला ना कि तू यहाँ पर पेग मार रहा है तो सोच वो क्या हाल करेगी। रवि रौनक से बोला, उसका इलाज है मेरे पास, ये सेंटर फ्रेश किस दिन काम आएगी। रौनक अपनी जेब से ढेर सारी सेंटर फ्रेश निकालते हुए बोला। तो रवि हंसते हुए, साले कमीने, अपना इंतजाम पहले ही करके रखा है, तूने आधी मुझे दे वरना मीनू तो नींद में भी मुझे बेड से नीचे फेंक दे। रवि रौनक से वो सेंटर फ्रेश लेते हुए बोला। तो रौनक उससे हाथ खींचते हुए, कितना डरता है तू मीनू से, शेर बन शेर। रौनक बोला। तो विवेक हंसते हुए बोल, कौन रहा है जिसने पहले ही हथियार गिरा दिए हो बच्चे, तू तो अब तभी रूम में जाएगा जब देविका सो चुकी होगी। बड़ा आया शेर बन शेर, विवेक अपनी ग्लास से पीते हुए बोला। वही कबीर तीनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, बहुत हुआ, अब चलो सब। वो बोला और उठने लगा तो लड़खड़ा गया। लो ये तो फुल टली हो गया। रवि बोला। वही कबीर तीनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, बहुत हुआ, अब चलो सब। वो बोला और उठने लगा तो लड़खड़ा गया। लो ये तो फुल टल्ली हो गया। रवि बोला। हट टली मैं नहीं हुआ, वो बोला और चल दिया। रवि ने सबकी तरफ देखा और फिर ऊपर के ही रूम में जाकर लेट गया। रौनक और विवेक भी उसके पीछे चले गए। वो जानते थे कि नीचे उनके वाली क्या हाल करने वाली है, सो वो तीनों वही लेट गए। मेहर रूम में बैठी हुई थी, वो बस यही सोच रही थी कि अगर कबीर को सच पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर मुझसे पूछा तो मैं कैसे बताऊंगी, वो सोच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा बंद नहीं था, हल्का सा खुला था। मेहर सोचने लगी, अगर कबीर है तो वह सीधा अंदर ही आ जाए, तो फिर इस समय कौन आ सकता है। सब तो सो चुके हैं, सिर्फ आदमी लोगों को छोड़कर। मेहर सोच ही रही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हो गई। मेहर उठी और दरवाजे के पास जाकर उसे खोला तो सामने कबीर को देख वो हैरान रह गई। बोलो, कबीर मेहर को देखकर बोला। तो मेहर उसे देख हैरान होते हुए, जैसे कुछ बोलने की कोशिश में हो पर आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। वो बस कबीर को ही देख रही थी, जो बिना बात के दांत दिखा रहा था और साथ ही हिल भी रहा था। बोलो, कबीर फिर से बोला, उसकी आवाज में नशा भी झलक रहा था। हेलो, मेहर बोली और कबीर को देखने लगी। वो बहुत ध्यान से उसे देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार था जब वो कबीर का ये रूप देख रही थी। वो मैं अंदर आ जाऊं, वो बोला तो मेहर दरवाजे के एक तरफ हट गई। कबीर अंदर आ गया। मेहर ने बाहर की तरफ देखा पर उसे कोई भी नहीं दिखा, तो वो भी दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। सामने देखा तो कबीर मेहर के पीछे ही खड़ा उसे देख रहा था। मेहर एक कदम पीछे हट गई। क्या हुआ, कबीर मेहर को देखकर बोला। तो मेहर ने नामे सिर हिला दिया। कबीर मेहर की तरफ बढ़ गया तो मेहर उसे देखते हुए पीछे हटी तो दरवाजे से ही जा लगी। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, कबीर मेहर की आंखों में देखकर बोला। तो मेहर उसकी आंखों में देखकर, वो आपने पी रखी है, मेहर बोली। तो कबीर मेहर की बात सुनकर एकदम दूर जाते हुए, हाँ वो मैंने सबके साथ थोड़ी सी पी है, वो बोला। मेहर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही कबीर अभी भी इधर उधर ही देख रहा था, जैसे अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मेहर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया। रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाओ, वो बोली और कबीर को लेटा दिया। कबीर मेहर को ही देख रहा था। क्या हुआ, आंखें बंद करे आप, तभी तो नींद आएगी। मेहर कबीर के पास बैठते हुए बोला। नहीं मुझे नहीं सोना, कबीर बैठते हुए बोला। क्यों, मेहर बोली। अगर मैं सो गया ना तो ये जो तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा है ना, वो कैसे देखूंगा। कबीर मेहर के चेहरे को हाथों में भरते हुए बोला। मेहर बस उसे ही देखती रही। देखो मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, कबीर बोला। तो मेहर जो उसे देख रही थी खिलखिलाकर हंस दी। वही कबीर बस उसे देखता ही रह गया। जैसे ही मेहर ने कबीर को देखा तो वो उसके हाथ पकड़कर, बहुत हैंडसम है आप, पर अभी सो जाओ, वो बोली। नहीं ना, मुझे नहीं सोना।
कबीर फिर से बोला और मेहर के हाथ हटाकर उठने लगा। नहीं, आप यही रहेंगे। मेहर बोली। कबीर उसे देखकर, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। कबीर मेहर से बोला तो मेहर की आंखें छोटी हो गई। कबीर मेहर को देख अपनी भौहें उठाते हुए, क्या ऐसे क्या देख रही? वो बोला, पहले आपने ये क्या शराब पी है और अब मेरी बात भी नहीं मान रहे। मेहर बोली। तो कबीर मेहर को देख, उसे शराब नहीं, वाइन, स्कॉच, शैंपेन, विस्की बोलते हैं, समझी? कबीर बोला। तो मेहर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, होती तो शराब ही है, ना चाहे देसी हो जा वलैती। मेहर बोली। तो कबीर मेहर की बात सुन सोचते हुए, पॉइंट राइट, होती तो शराब है। वो बोला। फिर मेहर को देखकर, पर नाम भी तो ले सकती हो ना, अच्छा लगता है। कबीर बोला। ठीक है, शराब को शराब नहीं कहूंगी। आप खुश, चलो अब लेट जाओ आप। मेहर बोली। नहीं, पर मुझे नहीं सोना। कबीर बोला। तो मेहर अब बेचारगी से उसे देखने लगी। रात के 12 बज रहे थे और कबीर को पता नहीं क्या सूझ रहा था। अच्छा, तो क्या करना है अभी आपको? मेहर बोली। तो कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। मेहर उसे देखने लगी। किस? कबीर बोला। कबीर की बात सुन मेहर के चेहरे के रंग बदल गए। डर नहीं था मेहर के चेहरे पर, वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। क्या? मेहर बोली। किस? कबीर फिर से बोला और टिकटिकी लगाकर मेहर को देखने लगा। मेहर के गाल लाल होने लगे थे और वो कबीर को ना देख, नहीं आपने बहुत पी ली है, सो जाए चुपचाप। मेहर बोली और उठकर सोफे की तरफ चली गई। कबीर अभी भी उसे ही देख रहे था और वैसे ही बैठा हुआ था। मेहर भी सोफे पर लेट गई थी और चादर को सिर तक ओढ़ लिया था। ये क्या हो रहा है? वो खुद से ही बोली। उसके हाथ अपने दिल पर थे जो बिना ब्रेक के ही भागे जा रहा था। आज इनको क्या हुआ ऐसे? तो ये अच्छे भले भी नहीं बोलते और शराब पीकर नहीं, नहीं विस्की पीकर। क्या बोल रहे हैं? मेहर बोली। चेहरे के साथ कान भी लाल हो रखे थे। मेहर के कुछ 10 मिनट बाद मेहर ने हल्की सी चादर मुंह से हटाई और कबीर की तरफ देखा तो कबीर वैसे ही बैठा हुआ मेहर को देख रहा था और साथ ही भौहें उठाकर, नहीं सोना, समझी? वो बोला। मेहर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और जल्दी से उसने फिर से चादर सिर पर ले ली। वही कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो हंसते हुए, मेहर तुमको क्या लगता है कि मैंने इतनी पी है कि ऐसा कुछ बोलूंगा? वो खुद से ही बोला और सोचने लगा। जब चारों छत पर बैठकर पी रहे थे तब कबीर ने सिर्फ सबका साथ देने के लिए ही पिया था। वो भी एक पेग, बाकी तो पीछे पड़े गमले में गई थी। कबीर के चेहरे पर स्माइल थी और वो बस मेहर को ही देख रहा था जो चादर को ऐसे पकड़कर लेटी थी जैसे वो कहीं उड़ जाएगी। मेहर अभी भी सोच ही रही थी, क्या करूं, बात मानो के ना? अगर नहीं मानी तो कबीर सोएगे नहीं और मान ली तो पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेहर ने फिर से धीरे से चादर उठाकर देखा तो अभी भी कबीर उसे ही देख रहा था और इस बार कबीर ने बेचारा सा मुंह बना लिया, निचले होंठ को बाहर की तरफ निकालकर, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। जब उनकी बात नहीं मानी जाती तब वो जिस तरह से फेस बनाकर अपनी बात मनवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। पहले तो मेहर को हंसी आई कबीर का ऐसा चेहरा देखकर, पर फिर वो अपनी जगह से उठी और धीरे से कबीर के पास आकर बैठ गई। कबीर भी उसे देख रहा था। वो हैरान था मेहर को देखकर, पर उसने अपनी हैरानी चेहरे पर नहीं आने दी। मेहर ने समय देखा जो अब रात के 1 बज रहे थे। फिर आप सो जाएंगे? मेहर धीरे से रुककर बोली। उसने कबीर को नहीं देखा तो कबीर ने वैसे ही नशे के हाल में सिर हिला दिया। मेहर ने कबीर को देखा। ठीक है, जैसा आप चाहे, मेहर बोली। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और आगे बढ़कर उसने मेहर के चेहरे को हाथों में भर लिया। मेहर की आंखें बंद हो गई और अपने सूट को उसने कस के पकड़ लिया। कबीर मेहर के चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था। कबीर धीरे से मेहर की तरफ झुका, वहीं मेहर को भी कबीर की
करीबी का एहसास हो रहा था और अगले ही पल कबीर के होठ मेहर के माथे पर थे। मेहर की आंखें खुल गई और वो कबीर को ही देख रही थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा कि कबीर चौहान तुम्हारी मर्जी के बिना कभी ऐसा कर भी सकता है? कबीर बारी बारी मेहर की आंखों में देखकर बोला। तो वही कबीर की ये बात सुनकर मेहर की आंखों में आंसू आ गए। और आगे भी कभी भी मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं छूऊंगा, पर तुम कभी भी उस सोफे पर नहीं जाओगी। कबीर बोला तो मेहर के चेहरे पर आंसुओं के साथ साथ मुस्कान भी आ गई और वो कबीर के सीने से जा लगी। आपने पी नहीं ना मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मेहर ने वैसे ही कबीर के सीने से लगे हुए कहा। तो कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो क्या है ने तुम्हें जब तक सताना लूं मन को शांति नहीं मिलती। कबीर मेहर को अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए बोला। मेहर कुछ देर तक वैसे ही कबीर के सीने से लगी रही। फिर जैसे उसे कुछ याद आया और उसने सिर ऊपर करके कबीर को देखा। मैंने आपसे एक बार छुपाई है, मेहर बोली। यही ना कि आशुतोष ही अश्विन है? कबीर मेहर को देखकर बोला और साथ ही मेहर के चेहरे पर आए बाल एक तरफ करने लगा। वही मेहर हैरान आंखों से कबीर को देखने लगी। आपको पहले पता था? मेहर बोली। तो कबीर चेहरे पर स्माइल लाते हुए, तुमने ही बताया, बस फर्क इतना था कि जब तुमने बताया तब तुम बहुत डरी हुए थी और नींद में थी। कबीर बोला। आप बहुत अच्छे हैं, मेहर वापस से कबीर के सीने से जा लगी। आज जैसे उसके दिल पर रखे सारे बोझ उतर गए थे। आज वो खुद में कुछ नया सा महसूस कर रही थी। मेहर, कबीर बोला। मेहर ने जवाब दिया। सोना नहीं है क्या? कबीर मेहर से बोला, जो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। क्यों, आप थक गए हैं क्या? मेहर बोली। तो कबीर उस देखते हुए, पूरी जिंदगी मैं ऐसे रह सकता हूं? कबीर बोला। तो मेहर के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं कुछ मांगू आपसे? मेहर कबीर को देखकर बोली। तो कबीर भी मेहर को देखने लगा। अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे मुझे? मेहर ने कहा। इस बार उसकी नजरें ना तो झुकी और ना ही उसकी आवाज में घबराहट थी। कबीर मेहर को देख रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? कबीर को ना बोलता पाकर मेहर बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कबीर बोला। तो मेहर उसे देखने लगी। पहले मेरे जैसे कबीर चौहान के जैसे अपने प्यार का इजहार करो। कबीर बोला। तो मेहर ने आगे बढ़कर कबीर के होठों को हल्के से छू लिया। कबीर को बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वो तो हैरान रह गया था मेहर की इस हरकत पर। ये क्या था? कबीर मेहर को देखकर बोला। आप ही ने तो कहा मेरे जैसे इजहार करो। मेहर बोली। मेहर, कबीर बोला। आई लव यू मिस्टर कबीर चौहान। मेहर बोली और एक बार फिर होले से कबीर के होठों को छू लिया। वही कबीर जो कब से इस पल के इंतजार में था कि मेहर खुद उसे बताए कि वो उससे प्यार करती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेहर इस तरह से उसे इजहार करेगी। आई लव यू टू बोलते हुए कबीर ने मेहर को होठों पर आपने होठ रख दिए। इन सब से दूर कोई था जो अपनी चाल के नाकामयाब होने से तिलमिलाया हुआ था, और वो था अश्विन। अश्विन जो अभी जेल में बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे गया। वो लड़की कौन थी और क्यों उसने ये सब कहा? अब मैं मेहर के आस पास कैसे रह पाऊंगा? फिर वो हंसते हुए, बस कल का इंतजार है। वो कबीर चौहान खुद तुमको घर से निकालेगा। अश्विन गंदी हंसी हंसते हुए बोला। बस कल की बात है, तुमको मेरे पास ही आना होगा और मैं भी ज्यादा देर तक इस काल कोठरी में नहीं रहने वाला। अपना पासा फेंक दिया है मैंने, बस इंतजार है उस तक पहुंचने का। जिस दिन उसे पता चला उसी दिन मैं यहाँ से बाहर। वो खुद से ही बोल रहा था। रवि सिर पर हाथ रखे बाहर छत पर खड़ा था और सामने पड़े गमले को ही देख रहा था। क्या तू यहाँ पर किसको घूर रहा है? विवेक उबासी लेते हुए बोला और रवि के बराबर में आकर खड़ा हो गया। यही कि इस बार फिर से कबीर ने हमें बुद्धू बना दिया। रवि बोला। तो विवेक ने रवि की नजर का पीछा किया और उसकी नजर भी उस गमले पर जा रुकी।
तो कबीर ने इस बार फिर एक फूल को शहीद कर दिया। विवेक बोला, चल इसे छोड़ और ये बता के रौनक कहाँ है? वो उठा नहीं। रवि बोला, वो अंदर नहीं है। विवेक बोला, हाँ शेर गया होगा अपनी शेरनी को मनाने। रवि हंसते हुए बोला तो विवेक भी हंस दिया। चल 8 बज गए हैं, काम पर भी जाना है। विवेक बोला और दोनों नीचे आ गए। यहाँ इतनी शांति क्यों है? रवि हॉल में आते हुए बोला। वही विवेक भी चारों तरफ देख रहा था। हाँ यार, बहुत शांति है, कोई उठे ना उठे पर मेहर तो इस वक्त तक उठ ही जाती है, पर आज वो भी नहीं उठी। विवेक बोला, मैं मीनू को देख कर आता हूँ, बोलकर रवि रूम की तरफ चल दिया। वही विवेक भी रूम की तरफ चला गया। सामने ही रूही बीटू से लगी सो रही थी। विवेक के चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही ने छुट्टी ले रखी थी तो बस इसी वजह से अभी तक सो रही थी। वो दोनों माँ बेटे को सोते हुए देखकर वो भी रूही के एक तरफ जाकर लेट गया। क्या है, आपको जाना नहीं है काम पर? रूही नींद में ही बोली। नहीं, आज नहीं, मन नहीं है। बोलते हुए उसने रूही को बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। रवि रूम में पहुंचा तो मीनू बेड पर नहीं थी। रवि परेशान हो गया था। इस समय तक तो वो सोती है, आज कहाँ गई? वो खुद से ही बोला और बाथरूम की तरफ चल दिया। दरवाजे खुला ही था तो अंदर की तरफ सिर करके देखा तो सामने देखकर हैरान रह गया। मीनू शायद ब्रश करने की कोशिश में थी पर उसे पेस्ट नहीं मिल रही थी। हाथ से ढूंढते हुए उसने सारा सामान गिरा दिया था, यहाँ तक कि वो खुद भी रो रही थी। कहाँ है पेस्ट? वो खुद से ही बोल रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? रवि जल्दी से आगे बढ़ा और मीनू के हाथ पकड़कर उसे एक तरफ को कर दिया, वरना अभी उसका पैर यहाँ पड़ता। वहाँ शैम्पू गिर रखा था और वो स्लिप कर जाती। कहाँ थे तुम? पता है पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, एक बार बता देते कहाँ गए थे? मीनू रोते हुए बोली। वही रवि को डोट अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने मीनू के बारे में नहीं सोचा। वो बस मैं सबके साथ था। रवि बोला, देखो रवि, मुझे पता है तुम्हारी अपनी जिंदगी है जिसे तुम जीना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मीनू बोली। क्या बोले जा रही हो? चलो चुपचाप बैठ जाओ। रवि बोला, बस यही बात तुम समझ नहीं रहे हो। इतने दिनों में मैं नहीं देख पाई तो क्या पता कभी देख भी पाऊं कि नहीं। मीनू बोली। बस मीनू बहुत बोल लिया, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे तुम्हें देख भी पाऊं कि नहीं। मीनू बोली। बस मीनू बहुत बोल लिया, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। पर बोलते हुए वो रुक गया। मैं ये नहीं कह रही रवि कि तुम हर काम मुझे बताकर करो। मुझे इस बात का दुख है कि तुम मेरी वजह से बंध गए हो काम, और मैं बस इसी में रह गए हो तुम। मीनू बोली। तो फिर तुम क्या चाहती हो? रवि बोला। तुम मुझे हर चीज बताओ, कौन सी कहाँ है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी सहारा नहीं मांगा और अब भी मैं किसी के सहारे से नहीं, खुद चलना चाहती हूँ। मीनू बोली। मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। रवि मीनू का चेहरा हाथों में भरते हुए बोला, वैसे कौन से ब्रांड की पी थी रात को? मीनू बोली तो रवि उसे देखने लगा। मीनू सब जानते हुए भी तुमने मुझे डरा दिया। रवि बोला और मीनू को गले से लगा लिया। रौनक देविका भी सबसे बेखबर सो रहे थे। अलार्म भी कब के बंद हो चुके थे पर दोनों में से कोई भी नहीं उठा था। कबीर की आंख फोन के बजने से खुली तो उसने जल्दी से फोन साइलेंट कर दिया और सोती हुई मेहर को देखा जो सबसे बेखबर सी कबीर के सीने से लगी सो रही थी। मैं बाद में बात करता हूं, कबीर ने फैन उठाकर कहा और कट कर दिया। फिर समय देखा तो 10 बज चुके थे। मेहर उठो, कबीर ने हल्के से कहा। नहीं, मुझे सोना है, मेहर बोली और करवट ले ली। पर मेहर, समय देखो 10 बज गए। कबीर बोला तो वैसे ही मेहर की आंखें खुल गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। 10 बज गए, मेहर बोली तो कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया।
मेहर जल्दी से उठकर बैठ गई। वही कबीर मेहर को ही देख रहा था। अब ऐसे क्या देख रहे हैं, साइड हटे ना, मेहर बोली। पर कबीर उसी तरह मेहर को देखता रहा। ठीक है, आप बैठे रहो, मैं इस तरफ से जाती हूँ। बोलते हुए मेहर बेड से उतर गई। वही कबीर अभी भी उसे ही देख रहा था। आप ऐसे क्या देख रहे हो, मेहर बोली। तो कबीर जिसके चेहरे पर स्माइल थी वो उठा। मेहर बस उसके चेहरे को ही देख रही थी। कबीर ने मेहर का हाथ पकड़ा और उसे ड्रेसिंग रूम के बड़े से शीशे के आगे लाकर खड़ा कर दिया। मेहर ने जब खुद को उस शीशे में देखा तो शर्म के मारे नजरें नीचे झुक गई। वही कबीर की स्माइल और बढ़ गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैंने आपकी शर्ट पहन रखी है, मेहर कबीर के सीने से लगकर बोली। मैं तो चाहता है हूं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, कबीर बोला। तो मेहर ने नामे सिर हिला दिया। वैसे मेहर एक बार देखो ना खुद को, कबीर मेहर का चेहरा शीशे की तरफ करते हुए बोला। तो मेहर ने एक नजर देखा। वाइन कलर की शर्ट जो कि मेहर की थाई तक आ रही थी। मेहर के गोरे बदन पर वो रंग जच रहा था। उस शर्ट का गला इतना बड़ा था कि एक कंधे से नीचे गिरा हुआ था, जिससे कंधे पर पड़े निशान दिख रहे थे। मेहर ने देखा तो जल्दी से कबीर की तरफ मुड़कर, नहीं, मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, वो बोली। मेरे सामने भी नहीं, कबीर धीरे से मेहर के कान में बोला। तो मेहर कबीर को देखते हुए और उसे हल्का सा धक्का देकर बाथरूम की तरफ जाते हुए, देखूंगी, वो बोली। वही कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं भी आता हूँ, मुझे भी तैयार होना है, कबीर जोर से बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेहर जोर से बोली। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। कबीर सबको देखकर, हाँ तो आप सब लोगों से एक बात करनी है, कबीर बोला। तो सब उसे ही देखने लगे। वो कल आपके लिए एक सरप्राइज है, खासकर आप लेडीज के लिए, तो कल सब तैयार रहना 12 बजे तक, कबीर सबको देखकर बोला। तो सब ने हाँ में सिर हिला दिया। वही सुप्रिया चुप सी बैठी थी। सब उसका दुख समझ रहे थे, पर इस समय उसे कहने का कोई फायदा नहीं था। तभी सुप्रिया के फोन पर एक मैसेज आया। सुप्रिया ने फोन देखा तो उसकी फ्रेंड का मैसेज था। सुप्रिया, एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद ही कोई फैसला करना, मैसेज में लिखा था। सुप्रिया वीडियो देखने लगी और जैसे जैसे वो वीडियो देख रही थी वैसे ही उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू आ रहे थे। उतने में ही रौनक का फोन बजा और उसने कुछ बात की और फोन को डोट रख टीवी चला दिया, जिस पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। आशुतोष सिन्हा केस में बड़ा खुलासा। आप सब जिसको आशुतोष के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम अश्विन सिन्हा है। पता चला है कि कुछ साल पहले ही उसने अपना नाम अश्विन से आशुतोष कर लिया था और ये बात इस तरह से फैलाई गई कि उसके असली नाम को सब भूल गए। पर आज एक वीडियो बहुत जो जल्दी से वायरस हो रहा है, जिसमें आशुतोष उर्फ अश्विन का चेहरा और उसका नाम भी पुकारते हुए देखा जा रहा है। और इस वीडियो में आशुतोष उर्फ अश्विन का चेहरा सामने आ रहा है। असल में वो कैसा इंसान है ये पता चल रहा है, जो लड़की की मर्जी के बिना उससे जबरदस्ती किस कर रहा है और वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। बोलते हुए टीवी पर एक वीडियो चलने लगी। ये कोई और वीडियो नहीं थी, वही वीडियो थी जिसमें मेहर थी और मेहर का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसे ब्लर कर दिया गया था, पर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती वो जरूर दिख रही थी। कबीर को छोड़ सब टीवी देख रहे थे और कबीर मेहर को जो कबीर की तरफ देख रही थी, तो कबीर ने पलकें झपका दी। वही सुप्रिया ने गुस्से में आकर टीवी बंद कर दिया था। बस बहुत हुआ, आप सब अब इस बारे में इस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, समझे आप सब। सुप्रिया सबको देखकर बोली और वहां से अपने रूम की तरफ चल दी। वही सब लोग चुपचाप खाना खाने लगे। मेहर रूम में कबीर के कपड़े निकाल रही थी, तो वही कबीर मेहर को देख रहा था। क्या सोच रही हो तुम, कबीर बोला। ये सब आपने किया ना, मेहर बोली। अगर कोई मेरी जान को धमकाने की कोशिश करेगा, उसे तो ऐसी ही सजा मिलेगी, कबीर बोला।
पर आपको कैसे पता चला कि अश्विन मुझे इस वीडियो के चलते ब्लैकमेल कर रहा था? मेहर बोली। ऊपर वाला सब जानता है, कबीर बोला तो मेहर उसे देखने लगी। वो मैंने हॉल में हिडन कैमरा लगवाया है, बस उसी से पता चला, कबीर बोला तो मेहर उसे देखते हुए, आप सच बोल रहे हैं? मेहर बोली। जैसे उसे कबीर की बात पर यकीन नहीं था तो कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, आप कबीर चौहान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मेहर ने कहा और वापस से अपने काम में लग गई। वही कबीर मुंह खुले मेहर को ही देख रहा था। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, कबीर बोला। ये बताए कहाँ कहाँ कैमरे लगाए हैं आपने? मेहर कबीर की बात को इग्नोर करते हुए बोली। क्या करोगी तुम जान कर? कबीर बोला। वो क्या है ना सरे आम, अब आपको बुरा भला नहीं कह सकती ना, इसलिए पूछा। मेहर ने बड़े प्यार से कहा। तो कबीर उसे घुरते हुए मेहर बोला और उसके पीछे भागा। मेहर तो जैसे पहले ही जान गई थी कि यही सब होगा, वो भी जल्दी से रूम के बाहर निकल गई। मेहर तो जैसे पहले ही जान गई थी कि यही सब होगा, वो भी जल्दी से रूम के बाहर निकल गई। बच्च के कहाँ जाओगी, आओगी तो मेरे ही पास, फिर देखता हूँ मेरे बारे में क्या क्या बोलती हो, कबीर जाती हुई मेहर को देखकर बोला और फिर से तैयार होने लगा। इधर वैभव शीतल ने भी ये वीडियो देख ली थी। शीतल को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसका भाई कर सकता है। मम्मी को कुछ नहीं पता था, वो अपने रूम में बैठी थी। शीतल चुप सी बैठी हुई थी। वो आज खुद को ही मुल्जिम समझ रही थी। काश उस दिन मेहर ना आती, उसी की वजह से तो मेहर आई थी और ना ही उसके साथ ये सब होता। वो कहाँ जानती थी कि उसी के घर में राक्षस भी रहता है। वैभव ने शीतल के हाथ पर हाथ रखा तो शीतल उसे देखकर, मुझे मेहर से मिलना है क्या? तुम मिला सकते हैं मुझे, वो बोली। वैभव भी उसे देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? शीतल बोली। ठीक है दी, मैं मिलवा देता हूं, पर एक वादा करो, आप भूल कर भी उसके सामने इस सब का जिक्र नहीं करेगी। उसे नहीं पता कि मुझे जा आपको ये सब पता है, वैभव बोला। उसे नहीं पता तो फिर तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में? शीतल वैभव को देखते हुए बोली। दी, मेहर की शादी हो चुकी है और वो कबीर है जिससे उसकी शादी हुई है। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आप यही समझ लो कि कबीर को सब पता है, वैभव बोला। तो शीतल उसे हैरानगी से देखने लगी। ये वही कबीर है ना जिस के बारे में तू बताता था और मेरी शादी के समय जिससे नाराज था कि वो नहीं आया? शीतल बोली। जी दी, वही कबीर है, वैभव बोला। तो क्या उसके भाई? दी, बस आपको सब बता दूंगा, बस आप ज्यादा सोचो मत, वैभव बोला। अब और सच मत छुपाना मुझसे नहीं है, मुझ में हिम्मत, जो भी बात है वो सब सच सच बता। शीतल वैभव के हाथ पकड़कर बोली। जीजू भी वही थे। वैभव ने दोनों को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए दोनों को सब सच बता दिया। शीतल तो बस उसे देखती ही रह गई। ठीक है, मैं मेहर से कुछ नहीं कहूंगी, पर क्या एक बार, चाहे दूर से ही, पर एक बार मुझे मिला देगा? बस उसे देखना है, शीतल बोली। शाम को ही मिलते हैं, वैभव बोला। वही जीजू भी कुछ सोच रहे थे। अश्विन जेल में बैठा था और उसके सामने एक लड़का खड़ा उसे अपने फोन में वीडियो दिखा रहा था। उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ये सब झूठ है, मैं नहीं हूं ये, वो बोला। बस अश्विन बहुत हुआ, मैंने एक गलती की थी, पर तुमने मुझे उसके चलते ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैंने दोस्त माना था तुमको, इसलिए हर बात तुम्हें बताता था और तूने उसी का फायदा उठाया। कितनी बार तेरी मदद की मैंने, शायद तू भूल गया, पर अब नहीं, तूने इस बार गलती कर दी मुझे ब्लैकमेल करके। अब मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना, वो लड़का बोला। नहीं यार, तू ऐसा नहीं कर सकता, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दे, अश्विन बोला। तूने गलती की, पहली मेरी और मेरी बीवी के क्वालिटी टाइम की वीडियो मुझे भेजकर
जिससे पता चल रहा है कि तू कितना घटिया इंसान है। और दूसरा, तेरी पुरानी जिंदगी के बारे में जान गया हूँ मैं, और मैं गलत नहीं तो ये उसी लड़की की वीडियो है ना जिससे तूने। बोलते हुए वो लड़का चुप कर गया। वही अश्विन के चेहरे पर हैरानी थी। तूने उससे शादी की? अश्विन बोला, जुबान संभाल कर, पत्नी है वो मेरी। वो लड़का अश्विन को उंगली दिखाते हुए बोला, तो तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? अश्विन बोला, तो वो लड़का हंसते हुए, सीएम का बेटा हूं, ये सब पता करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, वो बोला। अश्विन उसे देखता ही रह गया। इसी के चलते ही तो वो निकलना चाहता था यहाँ से, पर ये सब तो उसी के लिए उल्टा हो गया। तभी उस लड़के का फोन बजा। वो लड़का फोन उठाते हुए, हाँ बोलो कबीर, आज कैसे याद किया? वो बोला। अश्विन उसे देखता ही रह गया। उसके मुंह से कबीर नाम सुनकर, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगा, हाँ हाँ उसे भी लेकर आऊंगा, पर एक शर्त पर ही कि तू अपना बीवी के साथ मेरी शादी के सारे फंक्शन में शामिल होगा। वो लड़का बोला। वही कबीर उस समय अपने 2 के कंपनी की सबसे ऊंची छत पर खड़ा था और आसमान को देख रहा था, जिसमें अब हल्के हल्के बादल आ गए थे। तो क्या इस समय तू वही है? कबीर बोला। तो वो लड़का अश्विन को देखते हुए, हाँ वही हूं, वो बोला। चल तू एंजॉय कर, कबीर बोला और फोन कट कर जेब में रखते हुए आसमान को देखने लगा। दिल तो कर रहा है कि करण और मेहर के सारे आंसुओं का बदला एक बार में ही ले लूं, तेरे सीने में गोलियां उतार कर, पर इतनी आसान मौत नहीं देनी तुम्हें। तड़फा तड़फा कर मारना, वो सारे दर्द तुझे दूंगा जो तूने मेहर को दिए। पता तो चले जब मौत आंखों के सामने होती है तो कैसा लगता है। कबीर सामने आसमान में सूरज को बादलों के पीछे छुपते हुए देखकर बोला। फिर अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को देखकर, कितने प्रसेट जान बच्ची है उनमें, वो बोला। तो एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर लैपटॉप खोलकर कबीर के आगे कर दिया। कबीर उनको देखकर, नमक डालो इन सब पर, वो बोला, और लैपटॉप बंद कर दिया। और बॉडीगार्ड को देखकर, ये बताओ पत्नी पति को बुरा भला कब कहती है? कबीर बोला। तो वो बॉडीगार्ड कबीर की बात सुनकर हैरान होते हुए, सर मुझे नहीं पता, मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद बता दूंगा, वो बोला। तो कबीर हैरान होकर, कब होने वाली है तुम्हारी शादी? वो बोला। सर 2 हफ्ते बाद, बॉडीगार्ड बोला। तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जा जाकर एंजॉय कर, कबीर बोला और उसके हाथ से लैपटॉप लेकर दूसरे को देते हुए, और हाँ जाते जाते एक बार मुझसे मिलकर जाना, कबीर बोला। तो वो बॉडीगार्ड अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अच्छा यार, तेरी शादी हो गई है ना? कबीर उस दूसरे बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए बोला। तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो कबीर उससे बातें करते हुए, फिर मुझे ये बता, पत्नी पति को बुरा भला कब कहती है? कबीर बोला। वो बॉडीगार्ड को अपने साथ अपने कैबिन में ही ले गया था। इधर उस लड़के ने जैसे ही फोन कान से हटाया तो अश्विन उसके पास आते हुए, तू कबीर को कैसे जानता है? अश्विन बोला। तो वो लड़का अश्विन को देखने लगा। तेज क्या इस सब के पीछे कबीर का हाथ है, मेरी इस हाल के पीछे, और तू उससे मिला हुआ है? अश्विन बोला तेज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, तू जानता भी है कि इस बार तूने किससे पंगा लिया है? नहीं, तू नहीं जानता। चल एक मजा की बात बताता हूँ। कल दोपहर 1 बजे ये जो हवालदार खड़ा है ना, ये तुमको एक लाइव वीडियो दिखाएगा, शायद फिर तू समझ जाए कि तूने क्या गलती की है। तेज बोला और पास खड़े हवालदार को देखा। जैस सर, वो हवालदार बोला, और तेज वहां से चला गया। अश्विन तो भौचक्का सा उसे जाते हुए देखता रह गया। जंगल के बीचों बीच एक बड़े ही सुंदर दिखने वाले घर के अंदर कुछ काले रंग के कपड़े पहने हुए लड़के खड़े थे। उनके सामने हॉल के बीचों बीच 6-7 आदमी अधमरी हालात में बैठे थे, जिनमें से ज्यादा तो कराह रहे थे। उनके शरीर पर बहुत सारे निशान थे जो ये बता रहे थे कि इनको बहुत ज्यादा मारा गया है।
तभी वहां खड़े एक बॉडीगार्ड का फोन बजा। उसने फोन अटेंड कर लिया और साथ ही दूसरे ने लैपटॉप खोल लिया। जी सर, वो फोन वाला बॉडीगार्ड बोला। दूसरे लड़के को इशारा कर दिया उसने। वो लैपटॉप उन अधमरी हालात में बैठे हुए आदमियों के सामने कर दिया। वो आदमी उस स्क्रीन में कबीर को देख पा रहे थे और उसे देखते ही उनके होश उड़ गए। नमक डालो इनके ऊपर, इतना बोलकर स्क्रीन एकदम से बंद हो गई। बस इतनी बात थी कि तभी उन आदमियों के मुंह से चीखें निकलने लगी। क्यों कबीर का ऑर्डर था तो वैसा ही किया गया था और वो जंगल एक बार फिर से उन चीखों से गूंज उठा। शाम के समय कबीर और बाकी सब वही हॉल में बैठे हुए थे और चाय का आनंद ले रहे थे। भाभी, आपने छुट्टी लेकर ना बहुत अच्छा किया, वरना विवेक ना आपको बहुत मिस करता है। रवि मीनू के हाथ पकड़े हुए रूही से बोल रहा था। वही रूही भी विवेक के साथ बैठी हुई थी और उसे देखकर स्माइल करते हुए, मुझे पता है ये कितना मिस करते हैं, वो बोली। हाँ चाचू, मुझे भी पता है। जब मम्मी को रात को जाना होता है तो पहले पापा उन्हें किसी करते हैं। बीटू जो वहीं खेल रहा था वो जल्दी से बोला। बाकी सब तो उसकी बात सुनकर हैरान से हो गए और फिर हंसने लगे। वही रूही तो शर्म से लाल चेहरा लिए विवेक के सिने जा लगी। विवेक भी उसे बाहों में भरते हुए, चलो आज सबके सामने ही सही तुमने मुझे गले तो लगाया, वरना पुलिस की ही ड्रेस में सबके सामने दिखती हो। बात करने से भी डर लगता है, विवेक बोला। क्या बात है, आज तो बड़े प्यार आ रहे हैं, देविका बोली। तो वापस से सब हंस दिए। कबीर भी मेहर के पास ही बैठा हुआ था और उसके हाथों की उंगलियां में अपने हाथ की उंगलियां फंसाए सबकी बातें सुन रहा था और मेहर बस उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी तो रौनक उठकर चला गया। अरे वैभव, तुम आओ, वो बोला और वैभव के साथ शीतल और जीजू भी आ गए। मेहर की नजर उन पर गई तो वो खुश होते हुए दी बोली। मेहर को इस तरह से बोलते देख सब हैरान थे, क्योंकि शीतल आज पहली बार ही सबसे मिल रही थी तो सब उसे ही देखने लगे। वही शीतल भी खुशी से उसकी तरफ बढ़ गई और मेहर को गले से लगा लिया। दी, आप यहाँ कैसे? आप तो बाहर चली गई थी ना शादी के बाद, तो फिर यहाँ कैसे? मेहर बोली। बस एक सांस में ही इतने सवाल, शीतल मेहर को चुप कराते हुए बोली। मेहर शीतल की तरफ देखकर फिर उसके पीछे खड़े लड़के को और उसके हाथ में बच्चे को देखकर, वो जीजू हैं ना? मेहर धीरे से शीतल के कान में बोली तो शीतल ने एक बार पीछे देखा और मेहर को देखकर, हाँ जीजू है तुम्हारे। शीतल बोली। पूरे अंग्रेज लग रहे हैं वो तो, मेहर बोली। हम बात तो सही कही, शीतल बोली। मेहर, तुम कैसे जानती हो दी को? वैभव बोला। वही सब लोग जो हैरान से मेहर और शीतल को देख रहे थे वो भी जानना चाहते थे। वो मैं दी के पास पढ़ी थी, मेहर बोली, और फिर कबीर के पास आकर वो जिस दी के बारे में आपको बताया था ना, वो दी है ये, मेहर बोली। तो कबीर हाँ में सिर हिलाकर, अच्छा तो तुम शीतल दी के पास पढ़ी थी, वो जोर से बोला। तो रवि, विवेक और रौनक समझ गए। फिर जैसे मेहर को कुछ याद आया और वो वैभव की तरफ पलटकर, आपकी दी? मेहर कुछ घबराई सी बोली। हाँ मेरी दी है, जब इनकी शादी थी तब मैं आ नहीं पाए था, अब ये आई है ना तो मैंने सोचा आप सबसे मिला दूं, पर तुम तो पहले से ही जानते हो, वैभव बोला। तो जैसे मेहर के चेहरे पर से चिंता गायब हो गई। वैसे मुझे लगता है साली साहिबा, आपके यहाँ ना जीजू को बिठाने का रिवाज नहीं है, पीछे खड़े जीजू बोले, जिनके गोद में बच्चा था। तो सब उनकी बात सुनकर फिर से हंसने लगे और कबीर आगे बढ़कर जीजू से गले मिला और उनको सबके साथ बैठाया। मेहर तो बहुत खुश थी शीतल को देखकर ही, आखिर शीतल ही थी जिसने उसे समझाया था कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, जरूरी नहीं जीवन में वही बनो जिसकी चाह है,
कभी कभी हालात हमारे अनुकूल नहीं होते तो हार कर बैठने की जगह उससे बेहतर क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। शीतल उस समय मेहर के जिंदगी में आई थी जब उसे अपनों की सख्त जरूरत थी, और ऐसे रिश्ते कभी नहीं भूले जाते। वहीं मेहर भी नहीं भूली थी शीतल को, और आज इतने सालों बाद भी वो पहले की तरह ही उससे बातें कर रही थी। इस सब से दूर के शीतल अंदर से कितना टूटी हुई थी अपने भाई की करनी पर शीतल भगवान का शुक्रगुजार थी कि मेहर को कबीर जैसा जीवन साथी मिला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा।